आज नवीन, जो एक मैकेनिक था, अपनी बहन निशा को बाइक पर उसके कॉलेज छोड़ने गया। रास्ते में निशा के दोस्त निशा को घूरे जा रहे थे। निशा को ये देखकर एम्बैरेसमेंट हो रही थी। भैया बस यहीं छोड़ दीजिए। पर बेटा, तेरा कॉलेज तो थोड़ा दूर है ना? हाँ, पर आप मुझे यहीं छोड़ दो। पर क्यों? भैया, मैंने कहा ना, आप मुझे यहीं छोड़ दो, मैं घर लौटकर बताती हूँ। नवीन ने निशा को वहीं छोड़ दिया और वो अपने काम पर निकल गया। निशा जैसे ही थोड़ी आगे गई तो उसकी एक सहेली उससे मिली। वो जो तुम्हें छोड़ने आया था, वो कौन था? कोई नहीं, ऐसे ही। तेरा बॉयफ्रेंड है क्या वो? नहीं, वो तो मेरे भैया हैं। तेरे भैया? वो तो एक मैकेनिक लग रहा था। मैकेनिक ही है, वो मेरे दूर के भैया हैं। वही मैं सोचूं, एक मैकेनिक की बहन इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती होगी। अब खैर ये सब छोड़, तू ये बता कि आज क्या स्पेशल है? अपने दोस्त की बात सुनकर निशा को अपनी आर्थिक परिस्थिति पर बहुत घिन आ रही थी। शाम होने पर जब निशा घर आई। आ गई बेटा? हाँ भैया, आ गई। और कल से आप मुझे कॉलेज छोड़ने मत आना। पर क्यों? मेरे सारे दोस्त आपको देखकर सोचते हैं कि मैं मैकेनिक की बहन हूँ। इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती हूँ? तो क्या हुआ? तुझे तो गर्व होना चाहिए। नहीं भैया, उन सबका सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतनी गरीब क्यों हूँ। आप बस मेरे कॉलेज मत आना। मैं नहीं चाहती कि आपके मैकेनिक होने पर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाए। ठीक है। निशा फ्रेश होने के लिए अंदर चली गई और नवीन अपनी माँ की फोटो से बात करने लगा। देख रही हो माँ, आज आपकी लाडली को मेरे मैकेनिक होने से भी शिकायत है। अगर आप और बाबा होते तो आज मैं भी पढ़ा लिखा होता और तब शायद निशा को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जैसी भी है, निशा मेरी छोटी बहन है और मैं अपना कर्तव्य जरूर पूरा करूंगा। उसे पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ी पोजीशन पर लाऊंगा। उस दिन के बाद नवीन कभी निशा के कॉलेज नहीं गया। समय बीता। निशा को अजय से प्यार हो गया। अजय एक बहुत ही पैसे वाले परिवार का लड़का था। उसके पास खुद की गाड़ी थी और बंगला भी था। आई लव यू अजय। आई लव यू निशा। शायद हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। नेकी और पूछ पूछ, बोलो कब अपने पापा को तुम्हारे घर लाऊं? तो तुम मेरे घर मत आओ, मैं ही अपने भैया को तुम्हारे घर भेजती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। निशा घर आई और उसने अपने भैया से बात की। भैया, अजय और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन भैया, वो बहुत रईस है। उन्होंने अपने रिश्ते की बात करने बुलाया है। कहीं आपको देखकर उनका मन बदल गया तो? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तू फिक्र मत कर। मैं कुछ भी करके तेरा रिश्ता तय करके ही आऊंगा। भैया प्लीज, अच्छे कपड़े पहनकर जाना। तू खुद ही अपने पसंद के कपड़े निकाल दे, मैं वही पहनकर चला जाऊंगा। अगले दिन निशा ने अपने भैया को अच्छे कपड़े पहनाए और वो अजय के पापा कृष्णा जी से मिलने उनके बंगले पर गया। आइए आइए नवीन जी, आइए। नवीन ने अंदर आते ही कृष्णा जी के पैर छू लिए। अरे मेरे पैर छूने की क्या जरूरत थी बेटा? आप बड़े हैं मुझसे और यही मेरे संस्कार हैं कि बड़ों का आदर करो। वाह, आपकी बहन बहुत ही गुणी होगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर आपको हमारे परिवार के बारे में और भी बातें जान लेनी चाहिए। देखिए, मैं एक मैकेनिक हूँ और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ, पर मुझे आपके मैकेनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बेटे के लिए अच्छी पत्नी चाहिए। पैसा तो हमारे पास बहुत है। मैं बता नहीं सकता कि आपकी बात सुनकर मैं कितना खुश हूँ। तो मिठाई खा के मुंह मीठा कीजिए। जरूर। कृष्णा जी और नवीन ने मिठाई खाई और अजय और निशा का रिश्ता तय हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए ना।
आपकी उम्र लगभग 25-30 होगी। जी, और सुना है कि आपकी माँ निशा के जन्म के समय ही स्वर्ग सिधार गई थी। जी, उस वक्त मैं 10 बरस का रहा होऊंगा जब निशा का जन्म हुआ था, और मेरी माँ ने निशा को मेरे हाथ में दिया और मुझसे बोली, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है। तू इसका भाई नहीं, माता पिता दोनों है। और बस तब से जो काम मिला वो करके मैं दोनों का पेट पाल रहा हूं। पर मैंने निशा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। चाहे मैं जैसे भी रहूं, लेकिन निशा को मैंने सब कुछ अच्छा ही दिया है। ये सब सुनकर बेटा तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है मेरे मन में। बस अब जल्द से जल्द निशा और अजय की शादी करनी है। निशा और अजय की धूमधाम से शादी हुई। नवीन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। शादी के 2 साल बाद निशा गर्भवती थी। पूरा परिवार खुश था। ये बात अपने भाई को भी बता दो। नहीं नहीं, उन्हें मत बताओ, वो यहाँ भागे चले आएंगे। और तुम्हें तो पता है ना, वो एक मैकेनिक है और हम इतने अमीर, अच्छा नहीं लगता। निशा की ये बात कृष्णा जी ने सुन ली। वाह बेटा वाह, खूब इज्जत दी है तुमने अपने भाई को। आज तुम इस अमीर खानदान की बहू बन गई हो, पर तुम्हें इस खानदान की बहू बनाने तक सब कुछ उस गरीब भाई ने किया है। तुम जब पैदा हुई थी उस वक्त उस 10 साल के भाई ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई। खुद वो अनपढ़ रहा पर उसने तुम्हें पढ़ाया। खुद बेचारा फटे हाल रहा पर तुम्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। वाह, अच्छी सोच है तुम्हारी। I'm sorry। सॉरी मुझे नहीं, अपने भाई को बोलो। तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। मुझे भैया के पास जाना है। अजय निशा को उसके भैया के पास ले गया। नवीन गाड़ी बना रहा था जब रोते हुए निशा उसके गले से लिपट गई। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? बोल, कुछ तो बोल। भैया, I'm sorry। मैंने आज तक आपका अपमान किया और आप हमेशा मेरे लिए कुर्बानी देते आए हैं। शांत हो जा बेटा, ये भी कोई रोने वाली बात है? शांत हो जा। तू अगर इतनी सी बात पे रोएगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? निशा ने अपने आंसू पोंछे। भैया, आप मामा बनने वाले हैं। क्या? नवीन ने निशा को गोद में उठा लिया। मैं मामा बनने वाला हूँ? मैं मामा बनने वाला हूँ। अरे भैया, भैया! बेटा, तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज निशा को अपने भैया पर बहुत प्यार आया, पर एक वक्त था जब निशा को अपने गरीब भाई से घिन आती थी। इस कहानी से एक बात जरूर समझ में आ गई कि अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। आशापुर नाम का एक खूबसूरत गांव था, जहां के लोग सादा और खुशहाल जीवन बिताते थे। गांव में गीता और मीना नाम की 2 बहनें अपनी दादी के साथ रहती थीं। मीना, तुम अभी तक अपने सूट पर कढ़ाई करने में लगी हुई हो। दादी बाजार से वापस आती ही होंगी। अगर उसने पानी का घड़ा खाली देख लिया तो तुम्हारी बहुत पिटाई करेगी। जल्दी से जाकर घड़ा भर लाओ, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। गीता और मीना अपनी दादी से खौफ खाती थी, क्योंकि उनकी दादी बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ी थी। दादी हर सुबह और रात सोने से पहले मीना और गीता को 2-2 कोड़े लगाती थी। कभी कभी तो मीना और गीता को लगता था कि उन दोनों को अपनी दादी को छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन बेचारी जाती भी तो कहाँ जाती। गांव के लोग भी मीना और गीता की दादी के व्यवहार को लेकर बहुत आश्चर्यचकित थे। कोई भी दादी के अतीत के बारे में नहीं जानता था। बेटी, तुम्हारी दादी इस गांव की नहीं है, वे कहीं दूर से इस गांव में रहने आई थी। कोई नहीं जानता कि वो बचपन से ऐसी है या बाद में ऐसी हो गई। गीता और मीना की दादी रोजाना सुबह सैर करने जाती थी और सैर से लौटने के बाद वो गीता और मीना को 2-2 कोड़े मारती।
सोते से अचानक कोड़े पड़ते तो गीता और मीना की चीख निकल पड़ती और वो रो पड़ती। एक दिन आखिर गीता और मीना ने निश्चय किया कि वे दोनों घर छोड़कर चली जाएंगी। हम दादी का अत्याचार और नहीं सह सकते। हमारी पीठ पर जख्म भर नहीं पाते तब तक दूसरे जख्म आ जाते हैं। ठीक कहा, इतनी निर्दयी दादी दुनिया में किसी की नहीं होगी। गीता और मीना घर छोड़कर भाग निकले। वे नदी पार करके दूसरे गांव जा रहे थे। सामने से एक नाव उनकी ही तरफ आ रही थी जिसमें एक बुढ़िया बैठी हुई थी। अचानक नदी में बाढ़ आ गई। गीता और मीना की नाव पलट गई और सामने आ रही बुढ़िया की नाव भी पलट गई। गीता और मीना तो तैरकर पार जाने लगे, लेकिन बुढ़िया नदी में डूबने लगी। मीना, हमें उस औरत को बचाना चाहिए। दोनों बुढ़िया को बचाकर किनारे पर ले आए। शुक्रिया मेरी बच्चियों, मैं रुक्मिणी नाम की एक बुढ़िया को ढूंढने जा रही हूँ जो अपनी पोतियों पर अत्याचार करती है। क्या तुम मुझे उस बुढ़िया के बारे में बता सकती हो? रुक्मिणी? रुक्मिणी हमारी दादी का नाम है और हम ही उनकी अभागी पोतियां हैं। दादी के अत्याचारों से तंग आकर हम घर छोड़कर भाग आए हैं। नहीं मेरी बच्चियों, तुम्हारी दादी अत्याचारी नहीं है, वो बेचारी मजबूर है। क्या आप हमारी दादी को जानती हैं? हाँ, मैं तुम्हारी दादी की बचपन की सहेली हूँ। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से यहाँ प्रेम मौजूद है। प्रेम पाने के लिए कभी कभी व्यक्ति अंधा हो जाता है। तुम्हारी दादी जब जवान थी तो रजनीश नाम का एक लड़का उससे प्यार करता था। रजनीश के पिता एक तांत्रिक थे और जादू टोना जानते थे। रजनीश भी बचपन से ही तंत्र मंत्र की विद्या में पारंगत था। रजनीश तो तुम्हारी दादी से प्यार करता था, लेकिन तुम्हारी दादी रजनीश से प्यार नहीं करती थी। वो तुम्हारे दादा यानी जय सिंह से प्यार करती थी। जब तुम्हारी दादी रुक्मिणी ने जय सिंह से शादी कर ली तो रजनीश गुस्से से पागल हो गया। रुक्मिणी से मैं प्यार करता था, उसका प्रेम सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए था। रुक्मिणी ने जय सिंह से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं उन दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा। रुक्मिणी और जय सिंह तांत्रिक रजनीश के डर से गांव छोड़कर भाग गए। वे काफी दिन जगह जगह भटकते रहे। फिर उन्होंने भीमगंज नाम के एक गांव में पनाह ली। कई साल बीत गए। रुक्मिणी और जय सिंह का एक बच्चा भी हो गया, यानी तुम्हारे पापा का जन्म हो गया था। लेकिन रजनीश ने तुम्हारी दादी का पीछा नहीं छोड़ा। रुक्मिणी और जय सिंह ने कई गांव बदले और तुम्हारे पिता को लेकर इधर उधर भटकते रहे। जब तुम्हारे पिता थोड़े होशियार हो गए तो जल्दी ही उनकी शादी कर दी गई और फिर तुम दोनों का जन्म हो गया। रुक्मिणी और जय सिंह ने सोचा कि शायद रजनीश अब तक मर गया हो, इसलिए एक बार वे अपने गांव वापस घूमने गए। तभी रजनीश ने अपने आदमियों के साथ उन्हें पकड़ लिया। इतने वर्षों बाद आज तुम मेरे हाथ आ पाई हो रुक्मिणी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। सिर्फ तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा। जैसे मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिल पाया, वैसे तुम्हें भी किसी का प्यार नहीं मिल पाएगा। मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे बहू को अपनी कैद में रखूंगा। तुम अपनी दोनों पोतियों को ले जाकर पाल सकती हो। मैंने एक आत्मा को तुम्हारे पीछे लगा दिया है जो दिन रात तुम्हारी निगरानी करेगी। तुम इन दोनों लड़कियों को सुबह शाम कोड़े लगाओगी, फिर ये तुम्हें कभी प्यार नहीं देंगी। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत मिलेगी। जिस दिन तुमने अपने पोतियों को कोड़े नहीं लगाए, उस दिन मैं तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी बहू की बलि चढ़ा दूंगा। इसीलिए ही तुम्हारी दादी तुम्हें कोड़े मारती है और नफरत करती है, ताकि तुम्हारे माता पिता की जान बची रहे। तो अब हमें क्या करना होगा? रजनीश मर चुका है, लेकिन वो आत्मा जिसे रजनीश ने तुम्हारी दादी के पीछे लगाया था जिंदा है। तुम्हारे माता पिता एक पिंजरे में कैद हैं, जिसमें कोई ताला नहीं लगा है। उस आत्मा को खत्म करने और पिंजरे को मिटाने का एक ही तरीका है, दक्षिण में स्थित काली नदी का पानी। उस नदी के किनारे एक दानव रहता है जो तुमसे एक पहेली पूछेगा।
अगर तुमने पहेली का सही जवाब दे दिया तो तुम नदी से काला पानी ले सकोगी। उस काले पानी को तुम्हें अपने मम्मी पापा के पिंजड़े और अपनी दादी पर छिड़कना होगा। तब पिंजड़ा और वो आत्मा दोनों हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। गीता और मीना तुरंत ही दक्षिण की तरफ काली नदी का पानी लेने चल दिए। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा दानव नदी किनारे बैठा है। दानव जी, हम नदी का पानी लेने आए हैं। पानी लेने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। यदि तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को नदी में डुबा दूंगा। बोलो, पहेली पूछूं या नहीं पूछूं? हाँ, हम तैयार हैं, क्योंकि हमें अपने माता पिता और दादा दादी को नई जिंदगी देनी है। आप पहेली पूछिए। एक गुफा में 32 चोर, दिन भर करते काम, रात को वे करते आराम। बोलो, इनका क्या है नाम? दांत। सही जवाब। तुम नदी का पानी ले जा सकती हो। गीता और मीना ने मटके में काली नदी का पानी भरा और उसे लेकर सबसे पहले अपनी दादी के पास पहुंची। दादी पर जैसे ही उन्होंने पानी डाला, पास ही में एक आत्मा उन्हें दिखाई दी जो जलकर मर रही थी। फिर वे पानी लेकर अपनी मम्मी पापा और दादा के पास पहुंचे और उन्होंने पिंजरे पर पानी डाला। पिंजरा अचानक गायब हो गया। इतने सालों बाद रुक्मिणी अपने पति, बेटे और बहू से मिलकर बहुत खुश हुई। उनका परिवार अब खुशी से और एक दूसरे को प्यार देकर रहने लगा।